हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे बेहद इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में SF6 का एमओ डायग्राम। किसका एमओ डायग्राम बोल रहा हूँ? SF6 का। SF6 का एमओ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट ने और गेट ने दोनों ने सवाल पूछा हुआ है इसका। नेट और गेट दोनों में ही सवाल आया है। SF6 के एमओ डायग्राम से जुड़ा हुआ सवाल दोनों ने ही पूछा है। आज समझेंगे क्या भला है ये। इसके एमओ डायग्राम को आज सीखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की सबसे यूनिफाइड और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है। बहुत कुछ बताती है। होमोल्यूमो के नेचर बताती है, कलर बताती है, मैग्नेटिज्म बताती है, रिएक्टिविटी समझाती है, हार्डनेस सॉफ्टनेस समझाती है, सब कुछ समझाती है। सब कुछ समझाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा फैक्ट्रा सब समझा देती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस SF6 को लेकर चर्चा करेंगे। क्या है ये, इसका एमओ डायग्राम कैसा होगा। और बहुत बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं, अगर मैं इसे MOT अप्रोच से समझूं, बहुत कमाल की बात है, सुन लेना रे। अगर इसे MOT अप्रोच से समझूं ना तो इसमें मुझे एक्साइटेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मुझे खूब पड़ती थी VBT में। बोलो यार, एक्साइटेशंस की बहुत जरूरत पड़ती थी, प्रमोशन एनर्जीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अरे बोलो यार, वहां पर बिना 3D के काम नहीं बनता था। अरे बोल तो दो। हम कहते थे OF6 नहीं बनता, तुरंत कह देते थे, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। ये एक वजह तो थी, लेकिन इससे और गजब की वजह है कि ऑक्सीजन जो है ना, ये बहुत छोटे साइज का है। इसका स्मॉलर साइज दरअसल अलाउ ही नहीं करता इसे कि ये 6 बड़े बड़े फ्लोरीन एटम अपने आसपास जोड़ ले। बिल्कुल अलाउ नहीं करता। साइज इज ए मोर रिलायबल रीजन। d ऑर्बिटल होते तो भी कुछ नहीं हो पाता। तो यहां पर 3D की बिना हेल्प लिए, बिना 3D का यूज किए मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि हम बिना 3D के भी एमओ डायग्राम्स या फिर SF6 मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं। इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई होगी ये हम बिना 3D के यूज किए भी समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, कुछ है नहीं इसमें। आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए इससे पहले, और वो कॉन्सेप्ट है लिगेंड ग्रुप थ्योरी का। लिगेंड ग्रुप थ्योरी कॉन्सेप्ट, LGT। लिगेंड ग्रुप थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी चर्चा कर देता हूं। आपको आना चाहिए वैसे ये। जब भी कभी हम ABN टाइप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मतलब जब भी कभी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की चर्चाएं करते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, भयंकर दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें तो तभी आ जाती हैं जब हम डायएटॉमिक्स में दो चीज पढ़ते थे अपन, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। और होमो में भी O2 और F2 तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे मैं कहता हूं B2 और C2 के बारे में या N2 के बारे में, तो यहाँ पे लफड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सिग्मा पाई क्रॉसओवर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल इंटरेक्शंस होती हैं। मतलब S के साथ तो करता ही है, मतलब बोरोन का 2s ऑर्बिटल दूसरे बोरोन के 2s से तो करेगा ही, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस S और P के बीच में बोरोन में कम होते हैं, इसलिए ये 2s उस 2p से भी इंटरेक्ट करता है। और इसी वजह से यहाँ पर एडिशनल इंटरेक्शन आते ही सारा खेला बिगड़ जाता है। यहाँ पर सिग्मा पाई क्रॉसओवर हो जाते हैं। कमाल की बात है, सिग्मा पाई क्रॉसओवर हो जाते हैं। ये तो मैंने एक लाइन में बोल दिया, ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि यहाँ पर 2s और 2p के बीच एडिशनल इंटरेक्शन हुई, इसलिए सिग्मा पाई क्रॉसओवर हुआ। इसलिए सिग्मा के जो सिग्मा सिमेट्री के ऑर्बिटल थे वो लेस स्टेबल हो गए, ऊपर चले गए, और पाई सिमेट्री के ज्यादा स्टेबल हो गए। ऐसा ही तो इसका एमओ डायग्राम होता था। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सिग्मा पाई क्रॉसओवर इनमें हुआ कैसे? ये s ऑर्बिटल इस p से और s से साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कैसे किया? जैसे ही सवाल पे पहुंचते हैं ना, जान निकल जाती है। वहां पर दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं समझने के लिए, ये तो प्री मिक्सिंग का या फिर पोस्ट मिक्सिंग का। यहीं पर जान निकल गई जब दो एटम्स थे, तो यहाँ तो वैरायटी नंबर ऑफ एटम्स हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ तो और वैसे ही जान निकल जाएगी। तो यहाँ तो समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, सेंट्रल एटम है, साइड एटम है, कई साइड एटम है, समझ में ही नहीं आएगा। इसके पास 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल इसके पास है, सेंट्रल एटम के पास भी 4 ऑर्बिटल है। अगर d आ गए तो और ही समस्याएं हो जाएंगी। वैरायटी ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। अब किसको किससे इंटरेक्ट करूं, जान निकल जाएगी, जान हथेली पे आ जाएगी। क्या करें? अब क्या होगा?
अब कौन सा ऑर्बिटल पहले इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन सा ऑर्बिटल इसके 2s2p के साथ इंटरेक्ट करे और फिर बनने वाले एमओ कैसे दिखेंगे, उसके बाद फर्दर इंटरेक्शन इसके साथ कैसे होंगी और उसके बाद किस तरह से इनकी एनर्जी ऊपर नीचे होगी, किस तरह से इन एमओज की शेप होगी, किस तरह से इनकी सिमेट्री होगी, किस तरह से इनका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डरिंग होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा ही नहीं लगेगी। इनके कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे, क्या ये नॉन बॉन्डिंग होंगे, क्या ये बॉन्डिंग होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, रायता फैल जाएगा, भयंकर रायता फैल जाएगा। दो एटम्स में ही फैल गया तो यहाँ तो बहुत से एटम हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन कैसे करवाऊं, इसके लिए लिगेंड ग्रुप थ्योरी का यूज किया जाता है। लिगेंड ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है, सिंपली कहती है कुछ नहीं है, जब भी कभी एबीएन टाइप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बने होंगे दुनिया में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दुनिया में जब भी कभी ये एग्जिस्ट किए होंगे, जब भी कभी इस सेंट्रल एटम ने इन साइड एटम्स को खुद से जोड़ा होगा, तो वहां पर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ होगा। जैसे इस सेंट्रल एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से जब ये साइड एटम्स जुड़ने आएंगे तो दरअसल ये अपने एलजीओ लेकर आएंगे। ओहो, ये एलजीओ दरअसल इस सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करके एमओ जनरेट करेंगे। मतलब ये जो लिगेंड ग्रुप थ्योरी है ये कहती है कि जब भी कभी एबीएन टाइप मॉलिक्यूल बनेगा तो ये प्रोसेस, ये बनना दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा ए एटम पहले स्टेप में बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, सेंट्रल एटम का कोई मतलब ही नहीं है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में ए एटम यूज होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, जो साइड एटम्स हैं, ये जो साइड एटम्स मौजूद है ना, इन साइड एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, इन पर बॉन्डिंग के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, दरअसल उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है मैं भी बताता हूं, अभी चर्चा करूंगा इसकी। पहले स्टेप में क्या होगा, इन साइड एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में दरअसल सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और इस कॉम्बिनेशन से इस हाइपोथेटिकल B2 स्पीसीज या BN स्पीसीज का जनरेशन होगा और इस हाइपोथेटिकल B2 स्पीसीज में दरअसल LGO होंगे। ये हाइपोथेटिकल B2 स्पीसीज बनी और इसमें LGO होंगे। ये हाइपोथेटिकल क्यों है, इसलिए है, देखिए होता क्या है, जब साइड एटम B जुड़ने के लिए सेंट्रल एटम A के पास जाएंगे तो दरअसल इन साइड एटम्स के बीच में तो ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इन्होंने तो आपस में बॉन्ड बनाया नहीं है, तो इन्होंने किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी एबीएन टाइप मॉलिक्यूल बने होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल जब भी कभी बने होंगे तो हुआ क्या होगा, जब ये साइड एटम बी ए से जुड़ने के लिए जाएंगे तो दरअसल ये आपस में म्यूचुअल कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, म्यूचुअल कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे कि अच्छा हम लोग बॉन्ड बनाने जा तो रहे हैं लेकिन पता तो करें, देखें तो सही कि सेंट्रल एटम के पास किस सिमेट्री के, किस एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमसे जुड़ने के लिए उपलब्ध हैं, फिर हम उसी सिमेट्री में जाएंगे। बोलो यार, तो ऐसा ही होता है। होता क्या है, इनके बीच में एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है कि चलो पता करते हैं, चलो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से, इनके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, खुद के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, चलो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से हम कुछ फेज कॉम्बिनेशंस जनरेट करते हैं और कुछ ऐसी सिमेट्रीज जनरेट करते हैं जो कि मिलती जुलती हो उस सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिससे हमें बॉन्ड बनाना है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये होगा, ये साइड एटम्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में जो लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होते हैं, लोब्स में जो फेजेस हैं, फेजेस के कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं और उन फेजेस के कॉम्बिनेशंस को ही दरअसल एलजीओ बोला जाता है। फेजेस के कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होंगे, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा देता हूं। मान लीजिए आप एक लीनियर BH2 टाइप मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लीनियर BH2 टाइप, आप इसे BH2 ले लीजिए, लीनियर BH2 टाइप मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपको ये बनाना है। मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे और SF6 तक पहुंचेंगे, तो बहुत कमाल की चीज है। मान लीजिए BH2 अपने को बनाना है, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना होगा, बेरिलियम ये जो मौजूद है, इससे जब दो हाइड्रोजन जुड़ने आएंगे,
जब दो हाइड्रोजन अपने 1s को लेकर इस बेरिलियम की तरफ चलेंगे तो इनके पास जो 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल ये आपस में चर्चा करेंगे कि यार हम लोग अगर सेम फेज में आए तो क्या इस सिमेट्री का कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या इस पॉजिटिव कॉम्बिनेशन का कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बेरिलियम के पास है क्या? ये ऐसे भी आ सकते हैं सेम फेज में, बोलो यार, ये सेम फेज में भी आ सकते हैं, ये सेम फेज में भी आ सकते हैं और ये आउट ऑफ फेज भी आ सकते हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना, इसको मैंने कहा LgO1। जस्ट क्या था, साइड एटम्स पर बॉन्डिंग के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फेजेस का, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब्स के फेजेस का कॉम्बिनेशन LgO कहलाता है। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। बोलो यार, साइड एटम्स के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनमें जो लोब्स हैं, लोब्स में जो फेजेस हैं, फेजेस के कॉम्बिनेशन, फेजेस के जस्ट कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं। तो यहाँ पर कितने साइड एटम थे? 2 साइड एटम थे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो कि LgO बनाने के लिए आ रहे थे? 2। बोलो यार, और LgO कितने बने? 2। तो मतलब LgO कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आएंगे। तो यहाँ पर 2 आए तो 2 LgO बने। यहाँ पर अगर n साइड एटम्स हैं और हर एक दे रहा है तो कितने LgO बनेंगे? n बनेंगे, n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जिन कॉम्बिनेशंस की सिमेट्री मैच कर जाएगी, इसकी सिमेट्री किससे मैच कर रही है? 2s के साथ। ये क्या करेगा? ये LgO 2s के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। इस कॉम्बिनेशन की सिमेट्री और ये मैच कर रही है बेरिलियम के 2p के साथ मैच कर रही है, तो ये वाला LgO भी बेरिलियम के 2p से इंटरेक्ट कर जाएगा और MO बन जाएंगे। बोलो यार, हाइपोथेटिकल मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा ये जो B2 स्पीसीज है, ये इस तरह से वहां पर हाइपोथेटिकल H2 होगी। ये किस तरह से होगी? ये इस तरह से। अरे ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, केवल ये पता लगाने के लिए कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग के लिए किस सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। बोलो यार, तो ये क्या हुआ? ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की बात करूं तो दूसरे स्टेप में दरअसल ये हाइपोथेटिकल जो स्पीसीज है, ये दरअसल अब इंटरेक्ट करेगी। इसके LgO इस सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके अब AB2 टाइप स्पीसीज बनेगी और इसमें MOs होंगे। बोलो यार, ये दरअसल कॉन्सेप्ट है इसका। समझे आप मेरी बात? साइड एटम्स आएंगे, साइड एटम्स अपने जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर आ रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो लोब्स मौजूद हैं, उन लोब्स में पड़े हुए फेजेस का कॉम्बिनेशन अपने को कर करके देख लेना है। जिस कॉम्बिनेशन की सिमेट्री सेंट्रल एटम पर बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री से मैच कर जाएगी, उस LgO को हम उससे इंटरेक्ट करवा देंगे। एनर्जी भी देख लेना, इसमें। अब देखिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 2 LgO मैंने बनाए हैं, इन LgOs की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इनमें ये दिख तो रही है, इन फेज दिख रहा है, ये दिख तो रहा है आउट ऑफ फेज, लेकिन इनमें आपस में इंटरेक्शन हुई नहीं है। अगर आपस में इंटरेक्शन हुई होती तो फिर ये इनकी एनर्जी अलग अलग होती। अब तो ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पे है ही नहीं। अरे यार, ये हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल यहां पर है ना भाई, बेरिलियम यहां पर है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल यहां पर है, तो यहां पर ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पे है ही नहीं। और अगर ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पे नहीं हुए, इंटरेक्ट नहीं किए, तो इनकी 1s की एनर्जी परटर्ब नहीं होगी, ठीक उतनी ही बरकरार रहेगी। अरे बोलो यार, मैंने क्या किया? मैं केवल 1s ऑर्बिटल को लेकर आया हूं, बॉन्डिंग डिस्टेंस तक नहीं लेकर आया। इनके बीच बॉन्ड नहीं बनाया ना भाई, इन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बनाया, तो मैं इनको इनके बीच बॉन्डिंग डिस्टेंस तक नहीं लेकर आया हूं। केवल बेरिलियम से बॉन्ड बनाना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनकी बॉन्डिंग डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, भयंकर ज्यादा है। तो इनके जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो 1s ऑर्बिटल इसका है और ये जो 1s ऑर्बिटल इसका है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड परटर्ब नहीं हुए, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इंटरेक्ट नहीं किए, तो इनकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जस्ट कॉम्बिनेशंस हैं ये, इनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हुई है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इसलिए इनकी एनर्जी, इन LgOs की एनर्जी ठीक उतनी ही होगी जितना कि फ्री हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल की एनर्जी होती है। समझे आप मेरी बात? तो सिंपली दोनों की एनर्जी बराबर होगी, इंटरेक्ट कर देना है, केवल इंटरेक्ट करना होगा है। समझे आप मेरी बात? अब अपन समझेंगे SF6 का MO डायग्राम। अरे MO डायग्राम अब समझेंगे SF6 का MO डायग्राम।
SF6, हाँ, इस LGT ये जो लिगेंड ग्रुप थ्योरी है, इसकी जो पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल है। अरे हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। B2 टाइप की स्पीसीज कभी बनती नहीं है दुनिया में। अरे ये तो केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब वो जुड़ने आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि इनके जो फेज कॉम्बिनेशन है वो मैच कर जाए। केवल ये इनकी आपस में सामंजस्य है, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक कन्वर्सेशन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये कोई रियल थ्योरी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है। तो सिंपली यहां पर क्या है, दो बातें हैं। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, हाइपोथेटिकल थ्योरी, और दूसरा है कि इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्री डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल की शेप आपको पहले से पता होनी चाहिए। तभी आप बता पाएंगे कि किस तरह के सिमेट्री ऑर्बिटल्स लिगेंड ग्रुप तैयार करें, साइड एटम्स आपस में जुड़ के तैयार करें, सिमेट्री एडेप्टेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह के वो बनाएं। ये सब डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर, और सेंट्रल एटम ने जिस तरह से बॉन्डिंग की है वहां से हमें समझ में आएगा कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में गए हुए हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे अभी हमने बात की BH2 की, तो BH2 लीनियर है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसकी शेप क्या है। इसकी शेप अगर हमें पता होगी तो हमें पता होगा कि बेरिलियम के कौन-कौन से बेरिलियम के कौन-कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए गए हैं। सेंट्रल एटम बेरिलियम के कौन से 2p 2s और 2p में कौन से वाला, जो दो और बच गए वो क्या कर रहे हैं, ये सब हमें कहां से पता चलेगा? ये सब हमें पता चलेगा इसकी शेप से। तो शेप हमें पहले पता होनी चाहिए, वहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह के कॉम्बिनेशन के एलजीओस हमें तैयार करने हैं, किस तरह की सिमेट्री के एलजीओस हमें बनाने हैं। समझे आप मेरी बात? शेप प्री डिटरमिन्ड होती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं SF6 के एमओ डायग्राम की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली ये वही है। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और ये हाइपोथेटिकल स्टेप होगा और F6 बनेगा, और इस F6 में एलजीओस होंगे। और सेकंड स्टेप में कमाल की चीज होगी, सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल दरअसल इस SF6 हाइपोथेटिकल स्पीसीज के एलजीओस से जुड़ जाएगा और SF6 के एमओस तैयार हो जाएंगे। यही होगा, इसी तरह से होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, SF6 क्या है, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। अब हमें लिगेंड्स के फ्लोरीन एटम्स के बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल, मतलब फ्लोरीन जब जुड़ने जा रहा होगा तो वो अपने कौन-कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवा पाएगा इंटरेक्शन के लिए। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक तो पता लगाना है। अरे बोलो यार, फ्लोरीन के पास 3 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 3 तरह के, एक ये मान लीजिए, अगर मैं इसे अगर मैं Z एक्सिस मान लेता हूँ, ये Z है, ये X है और ये Y है, तो ये PZ हो गया, ठीक है। एक ये ऊपर ये PX हो गया और एक ये PY हो गया। तो मतलब इसके पास 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड का है, 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक P है और दूसरा S है। और ये जो PZ वाला है ये सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जा रहा है, और जो 2 बचे, ये वाले जो 2 बचे ये पाई इंटरेक्शन के लिए जाएंगे। तो सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जो जा रहे हैं इसमें सिग्मा ही बॉन्ड होते हैं। अरे इसमें सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं केवल। SF6 में ये तो जानते हो यार, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर मतलब पाई सिमेट्री को इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। समझे आप मेरी बात? अब हमें डिसाइड करना होगा जो 6 फ्लोरीन एटम है, वो जो 6 फ्लोरीन एटम जो 6 PZ ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहे हैं, PZ ऑर्बिटल जो 6 फ्लोरीन एटम अवेलेबल करवा रहे हैं, इनके फेज कॉम्बिनेशंस दरअसल हमें तैयार करने होंगे। उन्हीं फेज कॉम्बिनेशन को मैंने एलजीओ कहा था, याद कीजिए। और वही जो 6 एलजीओस तैयार होंगे वो दरअसल इंटरेक्ट करेंगे सल्फर पर अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल से, और फिर वहां से एमओस तैयार होंगे। वहां से ये मॉलिक्यूल हम समझ पाएंगे एमओ अप्रोच से। वहां से ये मॉलिक्यूल किस तरह का दिखेगा, इसमें कैसे बॉन्ड होंगे, बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी होंगे कैसे होंगे वो हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूं किस तरह से हमें एलजीओस तैयार करने हैं, इसमें एलजीओस तैयार किस तरह से करने हैं वो बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने देखा था, अभी सीखा था हम लोगों ने। देखिए जब मैं
सल्फर से इंटरेक्ट करने के लिए जब मैं एमओस तैयार करूंगा, एलजीओस तैयार करूंगा सॉरी, तो वो एलजीओस इस तरह से हो सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप ये ले लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आप ले लीजिए x, ये आप लीजिए x, ये हो गया y और ये हो गया z। ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लीजिए। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ये आपका x हो गया, मतलब ये कौन से हो गए, ये px ऑर्बिटल हो गए, और ये वाले ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये py ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब सल्फर 6 फ्लोरीन से इंटरेक्ट करेगा और 6 फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 6 फ्लोरीन के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल, हर एक फ्लोरीन एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल पीजेड अवेलेबल करवाएगा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। सिग्मा बॉन्डिंग के लिए जब वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल हर एक फ्लोरीन अवेलेबल करवा रहा है, 6 फ्लोरीन है मतलब 6 p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, और 6 p ऑर्बिटल्स के अगर मैं एलजीओ बनाऊंगा, 2 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के मैं जब एलजीओ बना रहा था, 2 हाइड्रोजन के तो 2 एलजीओ बने थे। 6 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के सिग्मा इंटरेक्शन के लिए जब मैं एलजीओ बनाऊंगा तो 6 एलजीओ बनेंगे। बोलो यार, क्योंकि 6 फ्लोरीन थी और हर एक फ्लोरीन ने एक p ऑर्बिटल अवेलेबल करवाया है। अरे बोलो, तो 6 फ्लोरीन एक एक p ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रही है, तो 6 p ऑर्बिटल है, 6 p ऑर्बिटल 6 एलजीओस देंगे। और उन एलजीओस की सिमेट्री, उन एलजीओस में जो सिमेट्री कॉम्बिनेशन होगा, बस हमें वही चेक करना है। वो अगर सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता जुलता होगा तो फिर वो एलजीओ हम इंटरेक्ट करवा देंगे, और अगर मिलता जुलता नहीं होगा तो फिर हम उसे नॉन बॉन्डिंग उतार देंगे। समझे आप मेरी बात? तो सिंपल पहले वाला ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब याद करो, ओए याद करो, याद करो, याद करो, इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है क्या सल्फर में? दिखता है। कहां पर? इसके 3d ऑर्बिटल में, इसके 3d ऑर्बिटल में रे, इसके 3d ऑर्बिटल में। अरे देखो इसका ये 3d ऑर्बिटल ऐसा ही तो होता है, 3d x² - y²। बोलो यार, अरे अगर सल्फर अपना 3d x² - y² ऑर्बिटल यूज करे तो ये कॉम्बिनेशन, ये एलजीओ कॉम्बिनेशन, ये फेज कॉम्बिनेशन, ये एलजीओ उस 3d से इंटरेक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। बोलो यार, अरे कर सकता है। बोलो, करेगा नहीं करेगा बात की बात है, क्योंकि कॉम्बिनेशन केवल सिमेट्री ही नहीं, हमें इसके बाद एनर्जी भी देखनी पड़ेगी। क्या इन दोनों की एनर्जी कॉम्पेटिबल है क्या? क्या इनके बीच में एनर्जी गैप कम है क्या? क्या इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बेहद कम है क्या? अगर बेहद कम है तभी ये इंटरेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर इस सिमेट्री को, इस एलजीओ सिमेट्री को हम क्या बोलते थे? याद करो। अरे जब हम MX6 मेटल आयन ट्रांजिशन, मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे तो इस तरह का एक एलजीओ हम लोग बनाते थे। अरे इस तरह का एक एलजीओ बनाते थे, और इस एलजीओ को हम क्या कहते थे? इस एलजीओ को हम क्या कहते थे? इस एलजीओ को हम कहते थे इजी। बोलो यार, अरे ये ऑक्टाहेड्रल है, अरे ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में dx² - y² और dz², इस सिमेट्री को क्या बोलते हैं? इजी तो बोलते हैं, वहीं से तो लिखा है। अरे बोलो यार, ये हुआ एक सिमेट्री ऑर्बिटल हमारे पास आ गया। अगर मैं दूसरा बनाना चाहूं तो दूसरा बन सकता है। इसकी सिमेट्री, इस कॉम्बिनेशन की सिमेट्री dx² - y² से मिलती जुलती है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो, अरे अगर ऐसा बना दूं तो बोलो यार, तो इसकी सिमेट्री मिलती जुलती होगी dz² के साथ। बोलो यार, अरे बोलो, होगी मिलती जुलती? अरे होगी मिलती जुलती, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा? ये वाला कॉम्बिनेशन भी इजी में आ जाएगा। अरे जिस तरह से ये दोनों सेट, ये दोनों ऑर्बिटल मिलके इजी सेट बनाते हैं, उस तरह से ये दोनों लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल मिलके एक इजी सेट बना देंगे, एक इजी एलजीओ सेट बना देंगे। बोलो यार, समझ में आया क्या? तो हमारे पास मतलब 2 एलजीओस तो हमारे पास आ गए। उन 2 एलजीओस की सिमेट्री क्या होगी? इजी। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ। सुनो, अरे सुनो, 2 तो इजी अपने को मिल गए। कितने और मिलने? 4 और मिलने, क्योंकि 6 फ्लोरीन थे और हर एक फ्लोरीन ने अपना एक p ऑर्बिटल सिग्मा इंटरेक्शन के लिए दिया था। बोलो यार, कॉम्बिनेशन के लिए एक p ऑर्बिटल हर एक फ्लोरीन ने दिया था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे बचे हुए एलजीओस की। देखिए बचा हुआ एलजीओ जो होगा, ये भी तो हो सकता है। बोलो यार,
अरे कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है। हाँ, जो बचे हुए 4 फ्लोरीन है, देखो जो बचे हुए 4 फ्लोरीन है वो अपने p ऑर्बिटल इस कॉम्बिनेशन में नहीं दे रहे हैं। अरे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बचे हुए 4 फ्लोरीन हो और जो रह गए, अरे ये वाले जो फ्लोरीन जो रह गए, ये अपने p ऑर्बिटल दरअसल इस कॉम्बिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। केवल ये 2 ट्रांस फ्लोरीन आउट ऑफ फेज अपने p ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवा रहे हैं इंटरेक्शन के लिए। क्या ये सिमेट्री, अब इस सिमेट्री को ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्री इस सिमेट्री का कोई ऑर्बिटल है क्या सल्फर के पास? हाँ 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 हाँ, याद करो, वही याद करो, p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल की यही तो सिमेट्री होती है। तो इसे हमने क्या कहा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल में px py और pz इन तीनों की सिमेट्री सेट को T1U सिमेट्री सेट बोला जाता है। बोलो यार। तो ये वाला जो LGO है, इस LGO की सिमेट्री इस PZ के साथ मिलती जुलती हमने देख ली। और देखो, अरे और देखो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये वाले दोनों फ्लोरीन, ये दोनों फ्लोरीन और ये दोनों फ्लोरीन, अरे z एक्सिस के अलोंग फ्लोरीन और x एक्सिस के अलोंग फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं करवा रहे। अब केवल y एक्सिस के अलोंग जो फ्लोरीन है वही अपना p ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहे हैं कॉम्बिनेशन के लिए। और ये एक और LGO ऐसे भी तो बन सकता है, और ये LGO कुछ इस तरह का होगा। क्या इसकी सिमेट्री मिलती जुलती है क्या? हाँ मिलती जुलती है। इस कॉम्बिनेशन की सिमेट्री भी मिलती जुलती है किससे py से। pz की सिमेट्री मिल गई, py की सिमेट्री मिल गई, इसी तरह से px की सिमेट्री भी मिल जाएगी। देखो यार, इस तरह से px की सिमेट्री भी मिल जाएगी सल्फर पर। समझा मेरी बात? ये इंटरेक्शन मतलब ये जो 3 LGO बने, ये तीन LGO इनकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती है? इनकी सिमेट्री मिलती जुलती है सल्फर के p ऑर्बिटल से, उस सल्फर के जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में है। और ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में सल्फर के p ऑर्बिटल किस तरह का पॉइंट ग्रुप रखते हैं? T1U। बोलो यार। तो ये जो 3 LGO कॉम्बिनेशन है, ये जो 3 LGO का सेट है, इसकी सिमेट्री भी क्या हो जाएगी? T1U। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? T1U 3 हमें मिल गए, इजी 2 हमें LGO मिल गए। अब एक LGO की दरकार है, एक LGO और बचा, वो कैसा होगा चलिए समझते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, आपको बस ये LGO ही उतार देने हैं। ये LGO आपको उतारने, दोनों तरफ लाइन खींचूंगा, LGO उतारने, और जिन LGOs की सिमेट्री एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती जुलती है उनको इंटरेक्ट करवा डालना है। जिन LGOs की सिमेट्री सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती जुलती है उनको इंटरेक्ट करवा देना है, एनर्जी का ख्याल रख के। आखिरी अंतिम देखिए, इस तरह से होगा। मान लीजिए सारे लोग पॉजिटिव हैं, ओहो, अगर ये सारे लोग पॉजिटिव हैं तो ये सल्फर का 3s ऑर्बिटल सबसे इंटरेक्ट कर लेगा, सबसे। तो सल्फर का 3s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री क्या होती है? A1G। तो इस LGO कॉम्बिनेशन, ये जो LGO कॉम्बिनेशन हमें मिला, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लोब्स में फेज कॉम्बिनेशन जो हमें मिला, बोलो यार, लोब्स में फेज का जो कॉम्बिनेशन हमें ये आखिरी मिला, इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी? A1G। तो हमारे पास A1G सिमेट्री का एक LGO हो गया, 3 T1U के हो गए और 2 EG के हो गए, मतलब 6 LGO हमारे पास तैयार हैं। जो 6 फ्लोरीन ने एक p ऑर्बिटल अवेलेबल करवा के जो 6 LGOs उपलब्ध करवाए थे, 6 फेज कॉम्बिनेशंस उपलब्ध करवाए थे, वो हमारे सामने है। जस्ट अब हम इन्हें इंटरेक्ट करवा देंगे, इन LGOs को स्टेप 2 के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करवा देंगे सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल से और NOs तैयार कर लेंगे। चलिए करते हैं, देखिए सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था ये LGO बनाना। मुश्किल तो था ही, इंटरेस्टिंग भी था। बोलो यार, मेरी बात ध्यान रखना, LGO मैंने बनाए, LGO बनने के दौरान जस्ट क्या है, ये इंटरेक्शन नहीं है, साइड एटम के बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, साइड एटम के
एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब्स या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परटर्ब नहीं हो रही है, तो एनर्जी चेंजेस नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, किसी भी तरह का एनर्जी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। तो जो फ्री फ्लोरीन में एनर्जी है पी ऑर्बिटल की, ठीक ज्यों की त्यों हूबहू वही एनर्जी इन एलजीओज में भी होगी। तो सभी 6 एलजीओज की जो एनर्जी होगी, सभी 6 एलजीओज की जो एनर्जी होगी वो यहां कहीं होगी। बोलो यार, ये हो गया। अब अगर इसकी बात करूं, इसके नीचे वाले की बात करूं, तो इसको मान लिया मैंने A1G, इन तीनों को मान लिया मैंने T1U और इनको मैंने मान लिया EG। ऐसा ही था, ये तो हुआ क्योंकि ये कहां से ओरिजिनेटेड थे, ये 2p से ओरिजिनेटेड थे, इसलिए ये स्टेबलाइज्ड है। सल्फर के 3s की बात करूंगा तो 3s यहां कहीं है, इसके 3p की बात करूंगा तो यहां कहीं है, 3d की बात करूंगा तो ऊपर आउट ऑफ बोर्ड है, आसमान में है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे इंटरेक्शन का। चलिए अब बात करते हैं। A1G की सिमेट्री 3s से मिलती जुलती है, हाँ अभी हमने देखा, अभी मैंने बीच में s ऑर्बिटल बनाया था। A1G की सिमेट्री उस LGO से मिलती जुलती है, इस LGO की 3s से मिलती जुलती सिमेट्री है, और ये जैसे ही इंटरेक्ट करेगा इसके साथ तो एक बॉन्डिंग और एक आउट ऑफ फेज एंटी बॉन्डिंग बना लेगा। बोलो यार, आउट ऑफ फेज एंटी बॉन्डिंग आप समझ रहे होंगे। अरे आउट ऑफ फेज एंटी बॉन्डिंग बहुत आसान है, देखिए आप ऐसे बना लीजिए इसको। आउट ऑफ फेज आपको एंटी बॉन्डिंग बनाना है, कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना, सबको पॉजिटिव दे दो, सबको पॉजिटिव दे दो, और अंदर वाले को इसको नेगेटिव दे दो, सबके साथ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएंगी। अरे इस तरह से बनाना है। बोलो यार, समझ में आया क्या? ये बन गया, ये बना सिग्मा 1। चलिए बात करते हैं दूसरे की, 1 सिग्मा लिख दीजिए इसकी। T1U, हाँ T1U, ओए T1U। अगर मैं बात करूं px ऑर्बिटल की, सल्फर के px ऑर्बिटल की, तो एक कॉम्बिनेशन था जो इस px के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। अरे ये वाला कर रहा था ना यार, ये वाला, अरे ये वाला कर रहा था ना, ये वाला। ओहो, ये नेगेटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ मैंने दिखाया था। और अगर इसकी आउट ऑफ फेज करवानी होगी तो बस फेज कॉम्बिनेशन बदल देना। अरे ये भी एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी फिर, और ये भी एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। बोलो यार, इस तरह के तीनों ही ऑर्बिटल्स इस 3p के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, ये तीनों ही LGO इस 3p के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, और 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग इस तरह से बनके ये तैयार हो जाएगा T1U, और ये T1U स्टार, A1G स्टार, A1G। बोलो यार, अरे ऐसा ही होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब कमाल की बात है, अब कमाल की बात है, सुन लो रे। क्या EG सिमेट्री के ऑर्बिटल्स, EG सिमेट्री के जो LGOs हैं इस हाइपोथेटिकल FG में, F6 में, हाइपोथेटिकल F6 में जो EG सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, EG सिमेट्री के जो LGOs हैं, क्या इस सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल सल्फर के पास हैं? हाँ है। अरे मैंने बनाया था, हाँ है। अरे मैंने बताया था ना dx² - y² और dz², हाँ है, मौजूद है। लेकिन कमाल का एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस कमाल का है, मैंने बताया था, याद करो मैंने बताया था 10। जब भी कभी इंटरेक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो फिर इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट नहीं करते, चाहे आप कितनी भी सिमेट्री मैच करवा लें। ये ठीक वैसे ही है, अगर कुंडली मैच हो गई किसी तरीके से, लेकिन अगर घर वाले नहीं माने तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वही वाली बात है। ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए अब इन्हें मजबूरन नॉन बॉन्डिंग ही उतरना पड़ेगा, इनके पास कोई चारा नहीं है, और ये नॉन बॉन्डिंग ही उतर जाते हैं। समझे आप मेरी बात? इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो अब देखिए कमाल की बात है, बिना 3D के इन्वॉल्वमेंट के मैंने एमओ डायग्राम बना डाला है, SF6 की एग्जिस्टेंस दिखा दी है, और दिखाता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं सल्फर में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, अरे इस तरह से होगा सल्फर, और याद करो जब फ्लोरीन जुड़ने के लिए आएगी तो फ्लोरीन क्या है? यूनिवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है उसे, तो वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल को वो लेकर आ रही है, जिस p ऑर्बिटल को वो लेकर आ रही है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और जो 2 p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर थे वो तो भरे हुए हैं, वो तो लोन पेयर थे।
आप समझे मेरी बात। जिस p ऑर्बिटल को लेकर फ्लोरीन आई है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी एलजीओज में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। मैं भर देता हूँ इसको 2 2 5 6 7 8 9 10 और 11 12। ओहो 12 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे भर दिए। और ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 12 इलेक्ट्रॉन SF6 में जो 12 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है वो इस तरह से इसके एमओ डायग्राम में भरे जाएंगे। 2 5 इस तरह से उसके एमओ डायग्राम में भरे जाएंगे। सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये वाले क्या है, ये सारे बॉन्डिंग है। बोलो यार, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग सारे खाली पड़े हुए। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा SF6 मॉलिक्यूल का। अब कमाल की बात है, सुनना, अरे सुनो, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अच्छा होमो ल्यूमो देख लो, इसका ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह का है, नेचर क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। नेचर क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग है। और किसके नॉन बॉन्डिंग है, किसके नॉन बॉन्डिंग है, ये फ्लोरीन के। बोलो यार, SF6 में जो होमो होता है वो कहां पर लोकलाइज्ड होता है या कहां पर उसका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, कहां पर उसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है फ्लोरीन पर। अरे ये एल्जियो फ्लोरीन से ही तो बने थे, इंटरेक्शन के लिए गए नहीं, इसमें बिल्कुल भी सल्फर का कैरेक्टर नहीं आया है। ये कंप्लीट प्योर p ऑर्बिटल है फ्लोरीन की। बोलो यार, ये समझ में आया। होमो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है जो कि फ्लोरीन पर लोकलाइज है, एक बात। और दूसरी बात करूं तो ये हो गया इसका होमो, ये हो गया इसका ल्यूमो। ठीक है, ल्यूमो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। इसलिए SF6 कभी आपने नहीं देखा कि SF6 नेगेटिव बना ले, नेगेटिव बनाएगा तो आने वाला एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग में और इसकी ऐसी की तैसी कर डालेगा, इसे अनस्टेबल कर देगा। समझे आप मेरी बात। तो सिंपली ये इसका एमओ डायग्राम है। अगर अब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर में केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बोलो यार, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और SF लिंकेज कितनी है, SF लिंकेज कितनी है, 6। तो पर लिंकेज 6 लिंकेज पर बॉन्ड ऑर्डर 4 है, 6 लिंकेज पे बॉन्ड ऑर्डर 4 है। तो पर लिंकेज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/6 और ये हो जाएगा 2/3। सवाल पक्का ही आ जाएगा। बताइए SF6 में पर SF लिंकेज बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जो कि पक्का ये देखिए 2/3 है, 1 नहीं है, ये पक्का 1 से कम होगा। अरे 0.66 होगा, 0.66। और पहले इसमें ऑप्शन दिया होगा एक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पर SF लिंकेज बॉन्ड ऑर्डर 1 है, वो गलत हो जाएगा आपका। ये बॉन्ड ऑर्डर 0.66 होता है। और यहाँ से समझ में भी आपको आएगा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है SF6 में वो बता देगी कि ये बॉन्ड ऑर्डर सिंगल कंप्लीट रियल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से बहुत बड़ी बॉन्ड लेंथ है, जो कि रैशनलाइज करती है कि ये बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, 1 से कम है। सो ये था एटॉमिक्स, ये था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। अगली क्लास में कोई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।